तो हेलो बउआ लोग, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया। देखो, आज तुम लोग का क्लास जो है वो मेरे को घर पे करना पड़ रहा है। ठीक है, आज चूँकि सेंटर पे जा नहीं पाए तो इसलिए आज क्लासेस बंद थी वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि तुम लोग का वीडियो रिकॉर्ड करके अपन रख लेते हैं, फिर बाद में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलो, आज की जो क्लास है वो आपकी अकाउंट्स की शायद 7th क्लास है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स अभी बाकी हैं, अभी करीब 10 पेज बाकी है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, लेकिन पढ़ना आपको है। ठीक है, और अपना नोट्स बनाना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट में बता देना। ठीक है, चलो, टाइम ज़्यादा नहीं गवाएंगे यार आज। ठीक है, चलो आ जाओ। जो कुछ समझ में ना आए उसको एक बार कमेंट में लिख देना ज़रूर। ठीक है, होगा तो मैं दोबारा से रील बना दूंगा या फिर तुम ही लोग दोबारा वीडियो देख लेना। ठीक है, और जो कुछ अगर उसके बाद भी ना समझ में आए तो उसके बाद से कमेंट में कर देना, अपन रील बना के डाल देंगे या फिर शॉर्ट वीडियो बना कर डाल देंगे, कभी भी जो जब भी देख रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, ये कंसिस्टेंसी तो मैंने कल पढ़ा दिया था, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब आते हैं तुम्हारे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पे। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो बउआ लोग, क्या है कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म से इसका जो वर्ड है, जैसे कॉस्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में उसके नाम से ही आ जा रहा था कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कुछ अंदाज़ा हो जा रहा था। लेकिन ये जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के नाम से तो कुछ डिफाइन नहीं हो रहा है। तो इसको समझेंगे कैसे? अब इसमें एक शब्द लिखा है, ऑल्सो कॉल्ड प्रूडेंस। प्रूडेंस, अब प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? वैसे तुम लोग गूगल पे सर्च करना, मैं भी सर्च करूँगा असली वर्ड। लेकिन एक होता है प्रूडेंस का अर्थ कि ऑथेंटिसिटी। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आप लोग डाल रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, जर्नल एंट्रीज़ में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, वो सभी जो है वैसे ही लिखना होगा। ठीक है, ऑथेंटिसिटी मतलब सही इंफॉर्मेशन ही लिखा जाएगा उसमें। ठीक है, सही इंफॉर्मेशन लिख के क्या करेंगे? तो बाबू, सही इंफॉर्मेशन अगर लिखोगे तभी तो वो सभी चीज़ें सही से, जैसे कॉस्ट सही से लिखोगे तभी तभी मालूम पड़ेगा कि असल में कॉस्ट क्या लगा। ठीक है, तभी मालूम पड़ेगा कि अब इस प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना है तो इस पे अपना प्राइस क्या रखें, अपना मार्जिन क्या रखें। ठीक है, अब तुम अपना मार्जिन भी सही नहीं लिखोगे, कॉस्ट भी सही नहीं लिखोगे, तो तुम्हारा सेल कैसे निकलेगा? ठीक है, अब जब सेल नहीं निकलेगा तो तुम किस दाम पे बेचोगे? अब तुम बेच रहे हो, कहीं कॉस्ट तुम्हारा ज़्यादा लग रहा है, तुम कॉस्ट कम लिख दिए। ठीक है, और तुम्हारा जो सेल प्राइस है वो कम ही कोट हुआ, चूँकि कॉस्ट कम है तो कम ही पे बेच दिए, तुम्हारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ हुआ कि कंजर्वेटिज्म मीन्स ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी वो इंफॉर्मेशन कितना सही है, कितना एक्यूरेट है, वो लिखना। अब सही इंफॉर्मेशन कॉस्ट के हिसाब से देखें तो देखो, कॉस्ट सही से लिखा रहेगा तो ही आप अपना, सपोज़ करो कि कोई बिजनेसमैन है 20% का मार्जिन लेके चल रहा है, तो 20% का जो मार्जिन होगा किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा। अब सपोज़ करो उसका लगा 100 रुपये का कॉस्ट, तो वो 20% का मार्जिन उसमें ऐड करेगा, तो यानी 120 रुपया हुआ, और तब उसको 120 रुपये पे बेचेगा। ठीक है, लेकिन अब 120 रुपये के पे ये बेचेगा तो असली अगर कॉस्ट लगा है 100, तभी ना वो 20 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन वही असली कॉस्ट लगा है 100 का, तुम लिख दिए 80 रुपये, तो 80 रुपये के हिसाब से अब कॉस्ट तो देखा कि 80 रुपये लगा,
तो 80 रुपये का 20% कितना होगा? 16 रुपये, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 रुपये। 80 रुपये का 10% हो गया 8। जिनको समझ में नहीं आता है या फिर परसेंटेज निकालने में दिक्कत होता है, ठीक है, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना, छोटा वीडियो होगा। और नहीं तो ऐसे समझ लेना कि देखो 100 रुपये है, ठीक है, 100 का 10% कितना, यानी 100 को 10 से भाग दे दो, सिंपल। उसका जो फॉर्मूला होता है वो तो होता ही है, ठीक है, कि 10/100 इंटू 100, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया और उसके बाद से 10 बच गया, ठीक है, तो यानी 10 हो गया हमारा ये। लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है, 100 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 100 को डायरेक्ट डिवाइड कर दो 10 से। 5% निकालना है तो 100 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सिंपल ऐसे निकालो, ठीक है। अब देखो हाँ, 8 दूनी 16, ठीक है, 20% 8 रुपये का 80 रुपये का 16 रुपया हुआ। तो ये ऐड होकर कितना हुआ? 96 रुपया हुआ, 96 रुपया, ठीक है। अब तुम्हारा जब असली कॉस्ट 100 लगा है और तुम रिपोर्ट कर दिए 100 रुपया तुम्हारा असली कॉस्ट लगा है, तुम रिपोर्ट कर दिए 80 रुपया, तो ये तुम्हारा प्रॉफिट कितना ऐड करेगा? 96 रुपया। अब चूंकि 96 रुपये पे ये प्रॉफिट ऐड किया और 96 रुपये पे बेच दिया, तो इसको कितने का लॉस हुआ? असली कॉस्ट तो 100 का लगा है, यानी इसको 4 रुपये का तो लॉस हो गया अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद। अब सपोज़ करो ये प्रॉफिट ऐड ही नहीं करता, सोचता कि और या फिर कोई ऐसा बायर मिल जाता, कोई ऐसा परचेज़र मिल जाता कि बोलता कि नहीं मेरे को बड़ा ऑर्डर चाहिए, ठीक है, आप मार्जिन कम करो और रेट कम करो और रेट कम करो, और ये 80 के बजाय 85 में बेचते कि चलो तुमसे 5 ही रुपये लेंगे, तब ये क्या करेगा? तब तो इसको 15 रुपये का घाटा हो जाएगा। तो इसलिए जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो ऑथेंटिक है कि नहीं, ऑथेंटिक यानी सही है कि नहीं, ठीक है। अब सपोज़ करो तुम प्रॉफिट दिखा दिए, जैसे ज़्यादातर लोग प्रॉफिट को ही ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं कि मेरे में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, मेरा बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अब देखो, चूँकि बैंक से लोन मिल सके और ऐसे इन्वेस्टर आ सके, ठीक है, और पैसे इन्वेस्टर से मिल जाएं, इसलिए अब देखो प्रॉफिट को अगर आप मैनिपुलेट करोगे तो प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने के बाद प्रॉफिट लिए, ठीक है, प्रॉफिट हुआ सपोज़ करो 100 रुपया, 100 रुपये के प्रॉफिट को आप लिख दिए 150 रुपया प्रॉफिट हुआ, 50 रुपये बढ़ाकर, ठीक है। सुबह सुबह यार उठने के बाद सुबह सुबह ये अपने ही मौन आ जाता है, ठीक है। हाँ, अब 100 रुपये का अगर प्रॉफिट है और उसको 150 रुपये लिख दिए, ठीक है, तो तुम्हारा 50% तुम तो बढ़ा कर लिखे हो प्रॉफिट। अब जब अगर सपोज़ करो डिविडेंड एक चीज़ होता है, ठीक है, डिविडेंड आगे चलकर तुमको पढ़ना है बीएसटी में लास्ट में, ठीक है। आज चूँकि आपकी बीएसटी की क्लास नहीं हो पाई, ठीक है, बीएसटी की क्लास नहीं हो पाई तो इसलिए मैंने अकाउंट्स ही रख दिया, ठीक है। आज चूँकि बीएसटी रिकॉर्ड करना था, चलो बीएसटी में लास्ट में तुम लोग पढ़ोगे डिविडेंड एक चीज़ होता है, ठीक है। डिविडेंड क्या है कि जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, अब सपोज़ करो कि तुम्हारा जो 100 रुपये का प्रॉफिट है, तुम्हारे पास 10 इन्वेस्टर हैं, ठीक है। अब उस 100 रुपये प्रॉफिट में से तुमको 50 रुपये रख लेना है, ठीक है, कि बिज़नेस में आगे कुछ लगेगा, कुछ खर्चा होगा तो कुछ बचा लेना है। तो 50 रुपये सपोज़ करो तुम बचा लिए और 50 रुपये तुमको बांट देना है अपने, यानी घर ले जाना है। तो जो इन्वेस्टर है, अगर तुम भी इन्वेस्टर हो तो अकेले तुम तो नहीं ले जाओगे, अगर 10 इन्वेस्टर है तो 10 में बांटना पड़ेगा। अब 50 है, ठीक है, 50 रुपया तुम्हारा ये प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यानी बांटने वाला प्रॉफिट। घर पे रखने के बाद, मतलब बिजनेस में रखने के बाद 50 रुपये आप घर ले जा सकते हो, ऐसी स्थिति है बिजनेस की। तब 10 अगर इन्वेस्टर है तो 10 50 भगे 10, 50 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है।
यानी 5 रुपये हर इन्वेस्टर को मिलेगा, ठीक है, वो घर ले जाएगा। तो डिविडेंड वही चीज़ है कि कितना अमाउंट आप बिजनेस में लगाने के बाद, छोड़ने के बाद घर लेके जाते हो, ठीक है। एवरी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिटवीन इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड डिविडेंड। अब सपोज करो कि तुमको अब ये 50 का 5 रुपया यानी 10% हुआ, 10% आप डिविडेंड घर ले जा रहे हैं। अब सपोज करो कि आपका 10% डिविडेंड घर ले जाने की पॉलिसी है आपके बिजनेस की। अब 100 रुपये का प्रॉफिट आप 150 रुपये दिखा रहे हो, 100 रुपये का प्रॉफिट 150 रुपये दिखा रहे हैं, तो इन्वेस्टर बोलेगा कि बाबू बुक्स ऑफ अकाउंट आप मैनेज कर रहे हो और 150 रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो अब इसका 10% निकालो, ठीक है। अब तुम बोले कि नहीं 50 रुपये तो बिजनेस में छोड़ना पड़ेगा ना, तो बोले ठीक है छोड़ दो, 50 रुपये छोड़ दो बिजनेस में, 50 रुपये छूट गया। अब 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है तो 100 का अब निकालो 10%, 10-10 रुपये देना पड़ेगा। अब असली प्रॉफिट तुम्हारा 100 रुपया है और तुम दिखा दिए कि 50 रुपया है, 50 रुपये एक्स्ट्रा है, और 50 रुपये तुमको बिजनेस में छोड़ना भी है कि आगे की जो एक्सपेंडिचर हो वो हो। 50 रुपये तुम हवाई में छोड़ दिए और जो 100 रुपया ओरिजिनल था वो 10 में बांट दिए, ठीक है। तो तुम्हारे पास बचा क्या? अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आई, कहीं एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गया, या फिर मशीन अचानक से बंद हो गई किसी बिजनेस में, या फिर कोई एम्प्लॉई, या फिर और ज़्यादा एम्प्लॉई हायर करना पड़ा, या फिर और ज़्यादा ऑर्डर आ गया और हाथ में पैसे नहीं है कि इन्वेंट्री खरीद कर ऑर्डर को पूरा किया जाए, तब क्या करोगे? इमरजेंसी में कहाँ से पैसा लाओगे? इमरजेंसी में कहाँ से पैसा लाओगे? कहीं से तो लाओगे पैसा। तो वही जो रिटेन्ड अर्निंग होती है वही चीज़ होती है, ठीक है, कि आगे बिजनेस को सरवाइव करने में मदद करती है। हाथ में इतनी फ्रीडम देती है, अगर हाथ में पैसे हों तो इतनी फ्रीडम देती है कि हम कहीं से किसी रेट पे माल उठाएंगे और कहीं से भी अपना ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो देखो रिटेन्ड अर्निंग इतना आपको फ्रीडम देती है। अब चूंकि आपके बिजनेस में तो पैसा बचा नहीं, तो अगर भविष्य में कोई अनसर्टेनिटी आएगी, कोई दिक्कत होगा, कहीं एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, आपका बिजनेस झेल नहीं पाएगा और उस टाइम पे बिजनेस धड़ाम से गिर जाएगा। ऑर्डर आप पूरा नहीं कर पाएंगे, ऑर्डर पूरा नहीं करोगे तो जो भी इन्वेंट्री में लगाए हो पैसा, जो भी पैसा लगाए हो, वो सभी चीज़ लॉस में चली जाएगी, ठीक है। अब प्लान बनाने के लिए सपोज़ करो कि कोई कपड़े का व्यापारी है, ठीक है, कपड़े का मैन्युफैक्चरर है, उसको आया कि अब उसके पास पैसे बचे नहीं, सभी इन्वेस्टर को दे दिए, ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ पिछले साल का। अब इस साल इसके पास तो पैसे हैं नहीं, ठीक है, स्टॉक को प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया है और इसके पास इन्वेस्टर ऑर्डर आ गया, सपोज़ करो कि 1000 पीस हमको शर्ट बनाना है, ठीक है। अब 1000 पीस अगर ये 20 रुपये के रेट पे बना रहा है, यानी 20,000 की इसकी कॉस्ट लगेगी, ठीक है, 20,000 रुपये की अगर इसकी कॉस्ट लगेगी और ये उसको बेच रहा है 30 रुपये में, ठीक है। तो यानी 30,000 यानी 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाएगा, या 50% का मार्जिन लेके चलेगा। अब इसका जो प्रॉफिट है वही मैनिपुलेटेड है, इसके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो बैंक इसको लोन कैसे देगी? बैंक भी अगर जांच करेगी तो बोलेगी बाबू तुम तो 100 रुपये बांटे हो तो 50 रुपये तुम्हारे पास होना चाहिए ना। तो बोले कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, तो 50 रुपया तक नहीं है, तो नहीं एम्प्लॉयज़ को दे दिए, 1 महीना तक काम नहीं हुआ लेकिन एम्प्लॉयज़ को तो देना था, तो दिखाओ, उसका एंट्री दिखाओ, उसका रिसीट दिखाओ, TDS काटे हो कि नहीं दिखाओ, वो सब भी दिखाओ, तो पकड़े जाएगा, उसको लोन मिलेगा नहीं, तो मार्केट से पैसा उठेगा कैसे? तो इसीलिए ऑथेंटिसिटी यानी इन्फॉर्मेशन की जो सही रूप है, सही जो इन्फॉर्मेशन वो दर्शाना ज़रूरी है, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म देखो मैंने पूरा करीब करीब 12-13 मिनट लेकर इसको समझाया। कंजर्वेटिज्म भूलना नहीं, कंजर्वेटिज्म मतलब ऑथेंटिसिटी, इन्फॉर्मेशन की सही
इंफॉर्मेशन देना, यही कंजर्वेटिज्म है। ठीक है, अब आ जाओ तुम्हारे मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पे। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पे अब देखो, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो हर एक वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जिसको मटेरियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर मटेरियल फॉर्म में उसको देख सकते हैं, वो हर एक चीज़ रिकॉर्ड होगा। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में, ये बताएगा कि अगर कोई खर्च एकदम आसान भाषा में, ठीक है, अगर कोई खर्च तुम लोगों को तुम्हारे बिजनेस को के अर्निंग पोटेंशियल में हेल्प कर रहा है, तो वो मटेरियल थिंग है। ठीक है, उसको मटेरियलिटी में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब सपोज़ करो कि मेरे पास, मैं ठंडा का व्यापारी हूँ, ठीक है, मान लो मैं माजा, स्प्राइट, थम्स अप, इस सब का डीलरशिप है, ठीक है, सपोज़ करो। अरे सपोज़ करो यार, सही में नहीं है, सपोज़ करो। सही में रहता ना तब तुमको पढ़ाते नहीं, बैठ के पीते उसको। अब हमको अच्छा लगता है, ठीक है, सबको अच्छा लगता है यार। अब ड्रिंक नहीं करते लोग तो कम से कम वो तो पिए, ठीक है। वो बात अलग है कि ड्रिंक से ज़्यादा हार्ड वो होता है, ज़्यादा ख़राब वो है, ठीक है। देखो, अब जब हम लोग, अब माज़ा का सपोज़ करो मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, अब मुझे मेरा ऑर्डर जो आ रहा है, सपोज़ करो कि 50 किलोमीटर का रेडियस जो है, 50 किलोमीटर का मेरे चारों तरफ का एरिया, उसमें मेरा करीब करीब 1 करोड़ का माल खप जा रहा है, ठीक है। 1 करोड़ का माल आराम से हम बेच ले रहे हैं। लेकिन मेरे को ये दिक्कत आ रहा है कि देखो, जो बड़े वाले जो दुकानदार हैं, जिनके पास अच्छा खासा टर्नओवर है, यानी वो करीब करीब सीजन भर में 4 लाख 3 लाख का माल बेच ले रहे हैं, तो वो आते हैं अपना गाड़ी लेकर, ठीक है, और हमारे यहाँ से लादते हैं और लेकर चले जाते हैं। अब 50 किलोमीटर का एरिया है, तो 50 किलोमीटर के एरिया में मेरे पास कितना ऐसा बड़ा वाला दुकानदार होगा जो 3 लाख 4 लाख एक सीज़न में कर देता है। ठंडे का सीज़न कितने का, 3 महीने का, अप्रैल से स्टार्ट होता है और जून जुलाई तक चलता है। जुलाई में बरसात वरसात आ जाती है, 3 महीने तक चलता है। 3 महीने में जितना कमा लिए, माल फंस गया तो उसको अगले साल बेचो, और जो एक्सपायरी है उसका कम ही होता है। खाने पीने वाली चीज़ों का एक्सपायरी कितना दिन होता है, 7 से 8 महीना, एक्सपायर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट सीजन बिकेगा नहीं, ठीक है। तो अब जिनको, जो बड़े दुकानदार हैं, वो जो लॉस भी सह पाएंगे, ज़्यादा माल बेचेंगे तो भाई ज़्यादा कमाएंगे, और ज़्यादा कमाएंगे तो लॉस भी झेल लेंगे, ठीक है, उनका उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बड़े जो व्यापारी हैं, 50 किलोमीटर के रेडियस में 5 मिल जाए तो वही काफ़ी है, ठीक है। अब सपोज़ करो कि 5 ऐसे व्यापारी हैं, मेरे कितने का माल खपा देंगे? अगर 4 लाख का माल भी बेचेंगे तो कितने का माल खपा देंगे? हार्डली 20 लाख, ठीक है, 20 से 21 लाख सपोज़ करो। अब 20-21 लाख का ही अगर मैं सामान सिर्फ 5 ही व्यापारी को बेच रहा हूँ, तो मेरा तो कितना 80% जो काम है मेरा, यानी 1 करोड़ का जो टर्नओवर है, वो छोटे दुकानदारों से आ रहा है, ठीक है, जिनका कैपेसिटी सीजन भर में 50,000 60,000 का माल बेचना है। अब 50,000 60,000 का माल पे 5% का मार्जिन है, यानी करीब 2,500 3,000 4,000 ऐसे, या फिर 5,000 ऐसे कमा लेंगे वो लोग। तो मेरा जो मेजोरिटी जो दुकानदार है, मेजोरिटी जो मेरा कस्टमर है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मेरा कस्टमर कौन हुआ? रिटेलर या फिर होलसेलर। मैं बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो मेरा कौन हुआ कस्टमर? मेरा वो पीने वाला कस्टमर नहीं हुआ जो मेरे से आके बोलेगा कि नहीं एक ठो ठंडा दीजिए। मेरा कस्टमर वो हुआ जो मेरे से बल्क में माल किन रहा है, ठीक है। मेरा कस्टमर से, ये जो कंज्यूमर है, उससे कोई हमको लेना देना नहीं, उससे हमारा इंटरेक्शन ही नहीं, उससे भेंट ही नहीं होता है मेरा, उससे मुलाकात ही नहीं होता है, ठीक है। मेरा मुलाकात होता है बड़े दुकानदारों से,
ठीक है, यानी दुकानदारों से। तो मेरा कस्टमर जो है वो दुकानदार है। अब ये जो बड़े दुकानदार हैं ये सिर्फ 5 ही हैं, तो ये मेरे बिज़नेस को सिर्फ 20% मेरे बिज़नेस का टर्नओवर में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन मात्र उतना ही है। 20 लाख का माल खूब से खूब ये खपा सकते हैं। खूब अगर ट्राई करें तो 25 लाख का माल खपा देंगे। ठीक है, लेकिन जो 75 लाख और जो 80 लाख का जो माल है मेरा, ये तो छोटे दुकानदारों से आ रहा है। अब जो छोटे दुकानदार हैं वो आते हैं ऐसे दुक 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 मोटरसाइकिल पे, ठीक है, और वो अकेले दुकान कर रहे हैं, दुकान छोड़ कर आ नहीं सकते। छोटे छोटे जो पान की दुकानें होती हैं, ये सब दुकानें होती हैं, ये सुबह खुलती हैं, बहुत सुबह। ठीक है, इनका ये ऑफिस टाइम नहीं होता है कि 9 बजे खुलेगी, बहुत सुबह खुलती हैं। ठीक है, 5 बजे 4 बजे खुलती हैं और रात को भी चलती हैं, चूँकि बस वाले और बाकी सब गाड़ियाँ वाली ये सब उतरते हैं लोग, आते हैं लोग। ठीक है, मार्केट में जो दुकानें होती हैं तो ये रात को भी चलती हैं और सुबह में बहुत सुबह खुलती हैं, तो खूब से खूब 4-5 घंटे के लिए बंद होती हैं, वो भी रात को। तो ये अकेले इतना करते हैं, तो इनको माल ख़त्म भी हो जाए तो लाने में इनको दिक्कत होता है। ठीक है, लाने में इनको दिक्कत होता है, दुकान छोड़कर जाना पड़ेगा। कौन देखेगा दुकान, कहीं 5 कस्टमर ना फिर जाए। एक तो मार्जिन कम, और वही 5 कस्टमर से मेरे को कमाना है। ठीक है, रेगुलर कस्टमर है, मैं ही दुकान पे ना रहूं और वो कहीं और से सामान खरीद ले और वहाँ पे ही सिर्फ लेने लगे तो मेरा कस्टमर टूट जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो माल लाने में बहुत दिक्कत लेता है। ठीक है, बहुत दिक्कत होती है उसको। अब वो क्या बोलेगा कि आज मेरे पास ये ख़त्म हो गया, माजा का स्टॉक ख़त्म हो गया, अब टाइम तो है नहीं कि जाकर लाएंगे, चलो रहने दो, आज छोड़ो, कल छोड़ो, परसों छोड़ो। ऐसे ही करते करते जब 3 महीने का तो सीज़न है, अब 3 महीने के सीज़न में 3-4 दिन 5 दिन ऐसे ही बीत जाएँ, तो 3-4 दिन 5 दिन में करीब 10 कस्टमर अगर वापस चले गए, यानी 2-3 हज़ार के कस्टमर चले गए। 2-3 हज़ार का माजा वैल्यू रखता है। ठीक है, उस दुकानदार के लिए तो कम से कम वैल्यू रखता है, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। तो उसको क्या करना है मेरे को, मैं क्या बोलूँगा। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा जो सबसे बड़ा मेजॉरिटी जो कस्टमर है वो मेरे से माल ले रहा है लेट से। ठीक है, और मेरे पास स्टॉक बचे जा रहा है। तो एक काम करता हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए कि होम डिलीवरी स्टार्ट करना चाहिए। होम डिलीवरी किसको, कंज्यूमर को नहीं, मेरे को, मतलब जो कंज्यूमर जो पी रहा है उसको नहीं, जो मेरा कस्टमर है यानी छोटे दुकानदार, उनको होम डिलीवरी यानी उनके दुकान पे माल पहुंचाना। पैसा बाद में मिलता रहेगा बाबू, वह व्यापारिक जो संबंध होता है वो चलते रहता है। ठीक है, रेगुलर बिजनेस में व्यापारिक संबंध चलते रहता है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को लेना होगा एक बड़ा वाला टेम्पो, ठीक है, या फिर पिकअप। अब उस पे माल लोड कर और एक एरिया में सपोज़ करो कि 20 दुकानदार हैं, तो एक दिन एक एरिया में गए, माल छोड़ कर आए। ठीक है, उन सबको देकर चले आए, हाँ, हिसाब उसाब कर लिए। ठीक है, उधारी हुआ तो उधारी, पैसा मिला पैसा। फिर एक दिन एक एरिया, एक दिन एक एरिया, एक दिन एक एरिया। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते अब ये जो चीज़ है पिकअप या फिर टेम्पो, ये तो मेरा खर्च है, बहुत बड़ा खर्च है, चूँकि ख़रीदने में करीब 20-25 लाख रुपए लग जाएगा। अब जो बहुत बड़ा खर्च है मेरे लिए, ये मेरे लिए ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, कमेंट में बताओ मेरे को। ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है, कौन कौन लिखेगा कि ज़रूरी है और कौन कौन लिखेगा कि ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है तो कैसे ज़रूरी है, ज़रूरी है, आप सुनो, ज़रूरी है तो ज़रूरी किस लिए है कि मेरा जो मेजॉरिटी जो कस्टमर है वो पकड़ा जाएगा, मेरे को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कैसे, तो छोड़ सकते हैं उसको, चलो लेगा लेगा, नहीं लेगा नहीं लेगा, सब अपना किस्मत से कमाएंगे, जो किस्मत में होगा होगा। एफर्ट काहे ला करना है, काहे ला पिकअप लेना, 25 लाख 30 लाख काहे फंसाना, 20 लाख काहे फंसाना, छोड़ो। लेकिन जो ये अगर उसका इम्पैक्ट होगा, अगर ये मेरे लिए ज़रूरी है, तो
मेरा जो 80 लाख का जो बिज़नेस है, ये तो मेरा एकदम आ जाएगा, ये तो मेरा पकड़ा जाएगा 80 लाख का कस्टमर। तो मेरा ये कस्टमर नहीं छूटेगा और 80 लाख पे मैं जो कमा रहा हूँ, पिकअप मेरे पास है यार, मेरा फिक्स एसेट है, ठीक है। एक तरह से तुम लोग समझो कि ये मेरा एसेट होगा, ठीक है। तो जो मेरे बिजनेस को मदद करे, जो खर्च मेरे को मदद करे मेरे बिजनेस को, तो वही चीज़ मटेरियल कॉन्सेप्ट में आता है। उसको हम रिकॉर्ड ज़रूर करेंगे बाबू। जो इनकम हुआ, ठीक है, जो एक्सपेंस हुआ और वो मेरे बिजनेस को हेल्प कर रहा है, ठीक है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे ज़रूर। अब सपोज़ करो कि मैं हूँ थम्सअप का, ठीक है, पेप्सिको का डिस्ट्रीब्यूटर, पेप्सी कंपनी, ठीक है, और कोई और है कोका कोला का डिस्ट्रीब्यूटर। तो पेप्सिको में कोका कोला सिर्फ कोका कोला ही बनाती है, ठीक है, लेकिन पेप्सिको कुरकुरे से लेकर, ठीक है, कुरकुरे, बिंगो नहीं, कुरकुरे, ठीक है, ये आपकी स्लाइस, फिर ये स्लाइस नहीं, माजा, ठीक है, स्लाइस तो पार्ले एग्रो का है शायद, ठीक है, ये माजा, ठीक है, फिर लिम्का और सब और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी ड्रिंक्स, स्टिंग, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें जो पेप्सी कंपनी बनाती है पेप्सिको के नाम से, ठीक है। अब पेप्सी का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मेरे पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, 4-5 प्रोडक्ट है, ठीक है। मेरे को कंपनी 4-5 प्रोडक्ट बेचने के लिए अनुमति देती है। अब मेरे पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर आया या फिर कोई कस्टमर आया, ठीक है, कोई होलसेलर आया और बोला कि आप कोका कोला बेचते हैं? तो हम बोले कि ना, नहीं बेचते हम कोका कोला, हमारे पास ना पेप्सी है। बोला जानते हैं पेप्सी का डिमांड नहीं है, कोका कोले लोग मांग रहा है। तो हम बोले अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरा जो कनेक्शन कोका कोला वाले से भी है, तो मेरे को क्या करना है। अब ये जो कस्टमर है, अब इसको मैं अपना सिर्फ एक ये पेप्सी पकड़ा हूँ, कोका कोला के बदले में ये पेप्सी बेचने की कोशिश करूँ कि इसको वो कोका कोला वाले से सामान दिलवा दूँ, उसका एड्रेस बता दूँ, ठीक है, उसका एड्रेस बता दूँ, उसको भिजवा दूँ, और बाकी सब ये मेरे से ले ले, सिर्फ पेप्सी हटाकर, थम्सअप हटाकर, ये मेरे से न थम्सअप न ले, और बाकी सभी चीज़ें ले ले, लिम्का ले ले, कुरकुरे ले ले, ठीक है, ये माज़ा ले ले, रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो मेरे पास है ये सभी ले ले, सिर्फ एक प्रोडक्ट को हटाने से और दूसरा प्रोडक्ट वो जो मांग रहा है वो दिलवा देने से, तो मेरे को ये कितना फ़ायदा करेगा। अब इसमें अगर मेरा कुछ कॉस्ट लगेगा भी, ठीक है, तो मैं लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरे से बाकी सभी प्रोडक्ट, कोका कोला के पास क्या है, सिर्फ कोका कोला है, मेरे पास तो रेंज ऑफ प्रोडक्ट है ना भाई। मेरे पास जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट है ये मैं दे रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा ना, ये मेरे को ज़्यादा ना पे कर रहा है, मैं इसके जेब से ज़्यादा पैसे निकाल रहा हूँ ना, और इसके जेब से सिर्फ मेरे पास सिर्फ एक पेप्सी का पैसा नहीं आ रहा है, पेप्सी का पैसा वहाँ कोका कोला के पास जा रहा है। तो थोड़ा सा पैसा दे देने से मेरा ज़्यादा पैसा उसके जेब से निकाल ले रहा हूँ, तो मेरे लिए कुछ कॉस्ट लगेगा भी, तो क्या हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक यानी कौन सा खर्च मेरे बिजनेस को हेल्प कर रहा है, जो खर्च हेल्प कर रहा है, जो इनकम हेल्प कर रही है, वो सभी चीज़ें मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट में आएगी। अब मैं सपोज़ करो कि चलो पेप्सी हटा दिया, और बोला कि एक काम करूँ, उसके पास भेजने से अच्छा है मैं ही मंगा लेता हूँ, ठीक है, मैं मंगा के इसको दे दे रहा हूँ, कॉस्ट पे दे दूँगा, कुछ प्रॉफिट नहीं चाहिए मेरे से, ये सब तो ले ही रहा है, इसमें प्रॉफिट कमा ही रहा हूँ, इसको दे देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। मैं क्या किया, कॉस्ट लगाया, ठीक है, पिकअप भेजा वहाँ पे, वहाँ से मंगाया, इसको दे दिया कि चलो कोका कोला भी मैं ही बेचूँगा, ठीक है, मैं ही तुमको दे रहा हूँ। अब दे दिया तो इसके लिए मेरा जो ये खर्च लगा, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, क्या इसको रिकॉर्ड करूँगा कि नहीं करूँगा,
अवश्य करूँगा, जरूर करूँगा। जो कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ वो मेरे बिजनेस को हेल्प किया कि नहीं, और प्रोडक्ट बेचने में, मेरे कस्टमर को इंगेज रखने में मेरे से, तो ये भी मैं रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट यही कहता है, हर एक वो खर्च या फिर हर एक वो इनकम जो मेरे बिजनेस को हेल्प करे, वो मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो, तुम्हारा ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या है, इसको रीड कर लेना, ठीक है, खुद से। अपन आते हैं कॉन्सेप्ट पे, चूँकि वीडियो आपकी तो 30 मिनट की हो ही गई है, लेकिन ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया, ठीक है। जो कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका एक बिल मिला होगा मेरे को, ठीक है, उसका एक बिल मिला होगा। तो जो कुछ भी बिल है और जो मैंने बेचा है तो वो वाउचर हो गया मेरे लिए। जो मैंने ख़रीदा और मुझे कुछ मिला उसके एवज में, वो मेरे लिए बिल हो गया, और जो बेचा उसके लिए वाउचर हो गया, ठीक है। और मैंने जो कुछ भी बेचा तो ये मेरा वाउचर हो गया और उसका बिल हो गया, ठीक है। तो जो कुछ भी बिल, जो कुछ भी वाउचर, जो कुछ भी मंगाए, जो कुछ भी बेचे, वो सभी चीज़ें संभाल कर रखनी है, ये मैंने पहले बताया है। लास्ट टाइम तक संभाल के रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इस साल मैं जो कुछ भी बेचा, जो कुछ भी कमाया, इसका यूज़ इस साल भी है, लेकिन अगले साल इनकम टैक्स वाले भी मांग सकते हैं कि बाबू सही में तुम दिखाओ कि ये तुम माल मंगाए थे कि नहीं मंगाए थे, तुम इतना कमाए थे कि नहीं कमाए थे। बैंक वाला मांग सकता है, ठीक है, कि तुमको 3 साल पहले, 3 साल तक का स्टेटमेंट दिखाओ, 3 साल से तुम क्या कर रहे थे, 3 साल से तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिट में है कि अब की बार कोई झोल झाल किए हो, कि अब की बार भगवान तुम्हारे ऊपर फोकस मार दिए हैं कि बाबू तुम एकदम बिजनेस पे कूद जाओ, ठीक है, खूब छलांग मारो। तुम हमको 3 साल पहले का लगातार 3 साल का रिपोर्ट दो। अब तुम क्या करोगे? अब ठीक है, तुम रिपोर्ट दे दिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना था वो वाला बुक दे दिए उसको, बोलेगा मैं इसको कैसे सच मानूँ, वो वाला वाउचर तो लाओ। अब तुम वाउचर भी लेके गए, बोलोगे कि 2 साल का तो नहीं है, 1 साल का है ना, नहीं चलेगा, लाओ कुछ भी वाउचर लाओ कि ऑथेंटिसिटी हो, ठीक है, कुछ भी वाउचर लाओ कि हम इसको सत्य माने। तो ऑब्जेक्टिविटी यानी हर एक चीज़ लिखने की कोई कारण है, हर एक चीज़ रखने का कोई कारण है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव मेंटेन करके चलना, ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन लिखने का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या मोटिव है। मोटिव यही है कि इसको फ्यूचर में जो एक्सटर्नल यूज़र है, इंटरनल यूज़र है, यूज़ करेंगे, इसको, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ ऑथेंटिक है कि नहीं, कंजर्वेटिव के कॉन्सेप्ट पे खड़ा उतर रहा है कि नहीं, कैसे देखा जाएगा? वाउचर को मैच किया जाएगा दोनों से, ठीक है। ऐसे कैश का जो आइटम है, कैश के वाउचर में देखा जाएगा कि अरे बाबू यहाँ पे ऐसे 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 लिखा हुआ है, कैश का वाउचर ये 50 ठो है, 50 को ट्रांजेक्शन है, अरे इसमें तो 1000 का डिफरेंस आ रहा है, कैसे आ रहा है? अरे गलती से लिखा गया है। कहाँ है गलती से लिखा गया? सही करो इसको, सही किया जाएगा। कैसे? काट के नहीं, रिवर्स एंट्री मार के। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देखो, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट तो हो गया, ये भी हो गया मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट खत्म। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ वास्ट नहीं है। एक होता है सिस्टम अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ ये वाला पेज। सिस्टम अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग के 2 सिस्टम है। एक, बाबू हम बेचे हैं 10,000 का माजा, तो लिख दिए 10,000 माजा, ठीक है, 10,000 माजा लिख दिए, बस। ये एक सिस्टम हो गया। तो ये कोई सिस्टम नहीं हुआ, ठीक है,
ये बस लिख दिए। असली सिस्टम क्या हुआ, 10,000 माजा सोल्ड, ठीक है। तो यानी सेल अकाउंट, सॉरी किस में सोल्ड, तो कैश लिए, कैश लिए, कैश उससे 10,000 रुपये कैश, ऐसे गिन के ऐसे, तो 10,000 रुपये आए, यानी कैश अकाउंट डेबिट एसेट कम्स। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारे लिए एसेट है कि नहीं है? अच्छा, माजा मेरे लिए एसेट है कि नहीं, बोलो कमेंट में बताओ, कमेंट में। एक तरह से तुम लोग का प्री टेस्ट हो रहा है, ठीक है। माजा तुम्हारे लिए एसेट है कि नहीं, कैश तुम्हारे लिए एसेट है कि नहीं? तो ये दोनों कौन एसेट है, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? कैश का यूज कितने में है, 1 साल के अंदर आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। कैश का ऐसे कैश मिला, फिर धाए से यहाँ पे खर्च हुआ, आया गया, ठीक है। तो कैश क्या है, करंट एसेट। अच्छा, इन्वेंट्री क्या है, जो हम माल मंगाए उसको 2 साल 4 साल तक रखेंगे, कि धाए से बेचेंगे, ऑर्डर आया धाए से बेच दिए, तो वो भी क्या है, करंट एसेट। लेकिन एसेट तो है, करंट है या फिर फिक्स है, एसेट तो है। तो एसेट आया, तो एसेट कम्स डेबिट। ये मैं गोल्डन रूल अभी तुमको पहले ही बता दे रहा हूँ, आगे चलकर तुम लोग पढ़ोगे। मैं पहले से तुम्हारे दिमाग में इसलिए डाल रहा हूँ कि धीरे धीरे ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घूमेगी, क्योंकि ये सभी चीज़ें आगे चलकर तुमको पढ़नी है, ठीक है। अभी मैं डाल दूंगा तुम्हारे दिमाग में, तो ये चीज़ें धीरे धीरे घूमेंगी, ठीक है। मैं एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, मतलब एक बेसिक मतलब बता दे रहा हूँ तुम लोगों को, ताकि ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घूमें, और जब मैं बताऊँ ना तो उस टाइम तक ये पक जाए, तुम लोग इस पर और सोचो और सोचो और सोचो। और जब सोचोगे ना तो तुम लोग को खुद ही क्लैरिटी आएगी कि ये भी मेरा एसेट है, ये भी मेरा लायबिलिटी है, ये भी ये है, ये भी ये है, ठीक है। इसको ही डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, ये सभी चीज़ें तुम सोचोगे। और जब मैं सही में तुम लोगों को वो वाला टॉपिक पढ़ाऊँगा, जब वो आएगा, तो उस टाइम पे तुम लोग खुद इतने एक्टिव हो जाओगे कि अरे ये वाला तो डेबिट होगा, अरे ये वाला तो क्रेडिट होगा, अरे इसका ये होगा, ठीक है। तो ये मैं पहले ही डाल दे रहा हूँ तुम लोगों के दिमाग में, ठीक है। अब कैश आया, ठीक है, और 10,000 का माल बिका, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और जो ये क्या बेचे हैं, ये क्या कहाँ लिखेंगे, सेल से तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है, तो इसके लिए नीचे जो होता है नैरेशन लिखा जाता है। कोई भी एंट्री मारोगे जर्नल एंट्री में तो उसका नैरेशन लिखा जाएगा। बीइंग, सपोज करो कि 10 बॉक्स वो माजा था, ठीक है। बीइंग 10 बॉक्सेस ऑफ माजा सोल्ड, नीचे नरेशन है, ऊपर एंट्री है। अब इसका जो पोस्टिंग होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो एक होता है ये सिंगल एंट्री कि माजा सोल्ड 10,000, बस, इससे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है कैश में कि क्रेडिट में, बाकी बेचे कि पैसा मिला, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो डबल एंट्री होता है, डबल एंट्री सिस्टम में ये भी मालूम होगा कैश में बेचे कि क्रेडिट में बेचे, यानी उधार में बेचे, किसको बेचे, क्रेडिट में बेचे हैं तो किसको बेचे हैं, तो बाबू राम, तो राम अकाउंट डेबिट, यानी ये मेरा डेटर बना, डेटर यानी एसेट बना, डेटर 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 यानी कर्जदार, कर्जदार कर्जदार, मेरा क्या है, तो एसेट है, एसेट है, एसेट है, ठीक है। ये मेरे बिजनेस को हेल्प करेगा, यानी आगे चलकर मेरे को पैसा देगा। अभी वह उधार में लिया लेकिन आगे चलकर पैसा देगा। तो डेटर यानी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब नरेशन में आ गया, बीइंग 10,000 बीइंग अमाउंट 10,000 रुपीज़ माजा सोल्ड टू मिस्टर राम ऑन क्रेडिट, ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये नरेशन हो गया, ऊपर एंट्री है, नीचे नरेशन है। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब लिखूँगा तो और ज़्यादा से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये लिखने वाला काम अपन उस टाइम पे करेंगे जब जर्नल एंट्री बनाएंगे, ठीक है। अभी बस समझते चलो समझते चलो समझते चलो, ठीक है। अब जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है 2 तरह से चलती है, सिंगल एंट्री सिस्टम यानी 10,000 के माजा, काम खत्म। डबल एंट्री सिस्टम यानी
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग अमाउंट सोल्ड बीइंग माजा सोल्ड बीइंग 10,000 रुपीज़ माजा सोल्ड। नरेशन कुछ भी लिख दो यार जिससे क्लियर हो, ठीक है, बस काफ़ी है। तो चलो तुम अपनी वीडियो 40 मिनट की बन चुकी है, ये वाला पेज ख़त्म हुआ, ठीक है। 4 अपन टॉपिक पढ़ लिए, कंजर्वेटिव, मटेरियल कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट और सिस्टम अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। चार कॉन्सेप्ट पढ़े, चारों कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है, थोड़े वास्ट थे, ठीक है, समझने में दिक्कत हो सकती थी, अच्छे से समझाया। जो कुछ भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आया हो, एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना, ठीक है, दोबारा देखोगे और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख देना, अपन रील बना के डाल देंगे। कमेंट में लिख देना ये टॉपिक और लिख देना रील, ठीक है, अपन डाल देंगे बनाकर, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, 40-41 मिनट की आपकी वीडियो बन गई, अपन चलते हैं, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।